कैसे हो? राजस्थान सेवा नियम अपन कर रहे थे। तो दोस्तों, राजस्थान सेवा नियम के अपन ने नियम संख्या 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन नियम संख्या 14, 15 और 16 तीन नियम देखेंगे। दोस्तों, मैंने आपके लिए कल शाम को क्लास तैयार कर ली थी, लेकिन कल वाली क्लास में क्या हुआ, कुछ नेटवर्क इश्यू आने की वजह से लाइव नहीं हुआ वो, और मैं 1 घंटे तक आपको पढ़ा गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। और नेटवर्क इश्यू था, बारिश थी, जोरदार बारिश हुई थी, तो इस कारण से कल आपकी क्लास नहीं आई। मैंने कल क्लास बनाई भी, लेकिन लाइव नहीं हो पाया। तो दोस्तों, इस वजह से प्रॉब्लम थी। आज अपन सुबह क्लास लेके आ रहे हैं, इसलिए आपकी कल वाली क्लास की। दोस्तों, एक कुलदीप कोई स्टूडेंट है, उसने कहा है कि आपने बहुत अच्छा कराया है, किसी ने भी नहीं कराया दोस्तों ऐसा। तो दोस्तों, मैं तो अपना पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो राजस्थान सेवा नियम और सामान्य वित्तीय लेखा नियम के लिए आपको जो विश्वास दिलाया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट है दोस्तों, अनिल कोई, उसने कहा है कि सर पेपर लेके आओ, जीएफएनडीआर के पेपर लेके आओ। दोस्तों, जीएफएनडीआर का एक पेपर अपन ने करवा दिया, और दो और पेपर के लिए एक पेपर की क्लास आज शाम तक लेके आने का प्रयास करूंगा। और बचे हुए एक पेपर की क्लास जीएफएनडीआर के एक बचे हुए एक और पेपर की क्लास कल लाने का प्रयास करूंगा। 75 क्वेश्चन हो जाएंगे, अपने तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल तक कराने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में एक्स्ट्रा क्लास में एक सर, किसी का नाम है जय बजरंग बली, वो कह रहा है सर बहुत अच्छा करा रहे हो। दिनेश शर्मा कह रहा है, दिनेश शर्मा जी तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसका कमेंट तो कल की क्लास पे था ये। तो दोस्तों, अब हो गया अपना। दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी विद्यार्थी जेएफएनडीआर देख रहे हैं, उनको मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों, मैं जेएफएनडीआर जब पढ़ा रहा था, तो दोस्तों मेरे पास स्टूडेंट नहीं जुड़े थे, जिस कारण से मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है। और दूसरा दोस्तों, वो मैंने पढ़ाया उस टाइम पे जूनियर अकाउंटेंट का विज्ञापन नहीं आया था, तो सिलेबस में भी कुछ चेंजमेंट होने के आसार लग रहे थे कि चेंजमेंट हो सकता है। तो उस आधार पे मैंने क्या किया कि जेएफएनडीआर को पढ़ाया है, उससे भी अब शानदार लेके आया हूँ हमारे साथ। राजस्थान सेवा नियम जेएफएनडीआर से शानदार लेके आया हूँ। मेरे नोट्स के अलावा राजस्थान सेवा नियम और जेएफएनडीआर में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें अगर किसी जेएफएनडीआर को मैं वापस से चेक कर रहा हूँ एक एक क्लास को, अगर उसमें मेरी क्लास किसी क्लास में कोई पॉइंट, वैसे तो रहा नहीं है, कोई पॉइंट रहा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे लगेगा कि कुछ और पढ़ाने की जरूरत है और बताने की जरूरत है, तो मैं समय समय पे क्लासे लेके आऊंगा। तो दोस्तों, राजस्थान सेवा नियम अपन कर रहे थे, और राजस्थान सेवा नियम में नियम संख्या 13 तक कर लिए। दोस्तों, आज थोड़े ध्यान से क्लास लेना, क्योंकि ये थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि थोड़े डिफिकल्ट नियम है। नियम संख्या 14, 15, 16, दोस्तों 17 नियम है, वो और भी डिफिकल्ट है। दोस्तों, दूसरे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, दोस्तों मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों अपन अपनी क्लासेज में जो पढ़ा रहे हैं, अपन अपनी मेहनत पे ध्यान रखते हैं। दूसरे टीचर्स क्या करा रहे हैं, कोई क्या करा रहा है, दोस्तों आज आलोचना के बेस पर बहुत सारे आलोचना के बेस पर राजस्थान में बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन दोस्तों अपन किसी की भी आलोचना नहीं करते हुए सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, आप भी मेहनत करते रहें, लगातार उत्साहवर्धन इसी प्रकार से कमेंट करके करते रहें। दोस्तों, मैं आपके साथ बनाऊं। अब अपन नियम संख्या 14, 15 और 16 देखेंगे। दोस्तों, नियम संख्या 14, 15, 16 अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों नियम संख्या 17 को समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, 14, 15 और 16 तीनों नियम को एक एक करके अपन देखते हैं। तो लाडलो,
नियम 14 दोस्तों किससे संबंधित है? नियम 14 पदाधिकार की मूलभूत शर्तें दे रखी हैं इसमें। पदाधिकार की मूलभूत शर्तें। की मूलभूत शर्तें दे रखी हैं। तो दोस्तों नियम संख्या 14 किससे संबंधित है? आपको सबसे पहले तो प्रत्येक नियम का हेडिंग याद होना चाहिए कि कौन सा नियम किससे संबंधित है। एक रफ पेज पे आप इस प्रकार से एक एक नियम का हेडिंग लिख के और सभी नियम का हेडिंग लिख लीजिए और एक एक नियम का हेडिंग को क्रम वाइज याद कर लीजिए कि किस नियम के बारे में किस संबंध में क्या बातें की गई है और कौन से नियम का क्या हेडिंग दे रखा है, तो ये आपको क्लियर रहेगा। दोस्तों नियम संख्या 14 पदाधिकार की मूलभूत शर्तें दे रखी है। बहुत सारे क्वेश्चन तो दोस्तों आपके नियम और उसके हेडिंग से बन जाएंगे कि इस नियम संख्या 14 किससे संबंधित, आपसे पूछ सकता है। पदाधिकार की मूलभूत शर्तों से संबंधित है। तो दोस्तों पदाधिकार की मूलभूत शर्तें कौन से नियम में दे रखी है? नियम संख्या 14 इस प्रकार बन जाएगा। और दोस्तों अगर आपको नियम और उसका हेडिंग याद है तो उसके अंदर की बातें भी इसके आधार पर आपको याद आ जाएंगी। अगर हेडिंग याद नहीं आएगा नियम का तो आपको ये दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये बात कौन से नियम के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो पॉइंट्स को देख के आपको नियम और हेडिंग तो आपको अवश्य याद होना चाहिए। तो पदाधिकार की मूलभूत शर्तें दे रखी हैं दोस्तों नियम संख्या 14 में। दोस्तों अपन ने पदाधिकार की परिभाषा पढ़ी थी जब अपन नियम संख्या 7 पढ़ रहे थे, तो अपन ने क्या किया था, पदाधिकार की परिभाषा पढ़ी थी। और अब अपन उसी पदाधिकार की परिभाषा को पढ़ने के बाद आपने क्या क्या समझा था कि पदाधिकार जब कोई व्यक्ति को स्थायी रूप से स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को उस पद पर क्या प्राप्त हो जाता है? पदाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अपन ने इस प्रकार से पदाधिकार की परिभाषा पढ़ी थी। अब अपन उस पदाधिकार की परिभाषा के बाद में अब इसके पदाधिकार की मूलभूत शर्तें पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक एक करके समझेंगे। दोस्तों एक पद पे पदाधिकार की पहली मूलभूत शर्त क्या है? एक पद पे जूनियर अकाउंटेंट का कहीं पे मान लो एक पद है, एक पद पर एक व्यक्ति, एक पद पर एक व्यक्ति पदाधिकार की पहली मूलभूत शर्त क्या है दोस्तों? कि एक पद पर एक व्यक्ति नियुक्त होगा, दो व्यक्ति एक पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। यानी कि एक पद पे एक व्यक्ति स्थायी रूप से नियुक्ति एक व्यक्ति की ही होगी। पहली तो पदाधिकार की मूलभूत शर्त आपको याद रखनी है, एक पद पर एक व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति की जा सकती है। पदाधिकार की दूसरी शर्त क्या कहते हैं? दो पद हैं, दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि दो पद और एक व्यक्ति। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एक कर्मचारी का एक समय पर एक कर्मचारी का एक समय पर अस्थायी नियुक्ति के अलावा अस्थायी नियुक्ति के अलावा दो या दो से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अपन ने दूसरा पॉइंट भी देख लिया पदाधिकार की मूलभूत शर्तों का।
अब अपन तीसरा पॉइंट देखेंगे पदाधिकार की मूलभूत शर्तों का। दोस्तों ये अपना अब एक एक पॉइंट को अपन समझेंगे। दोस्तों नियम संख्या 14 किसके संबंध में है? पदाधिकार की मूलभूत शर्तें दे रखी हैं। कितनी शर्तें दे रखी है? इसमें 3 शर्तें दे रखी है पदाधिकार की मूलभूत शर्तें कि एक पद पर एक ही व्यक्ति को स्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को एक पद पे नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरे पदाधिकार की मूलभूत शर्त क्या है कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। 2 से अधिक पदों पर एक व्यक्ति को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। अस्थायी नियुक्ति के अलावा एक ही व्यक्ति का 2 पदों पर भी पदाधिकार नहीं होगा। एक व्यक्ति का केवल एक पद पर पदाधिकार होगा। इसका सीधे शब्दों में अपन समझे तो जिस पद पर किसी अन्य का पदाधिकार है उस पर दूसरे व्यक्ति का पदाधिकार नहीं हो सकता। उस पद पर किसी अन्य कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों नियम संख्या 14 है अपना। क्या कहता है दोस्तों? किसी व्यक्ति पदाधिकार की अपन परिभाषा पढ़ के आए थे, उसमें कहा था अपन ने वहां पे नियम संख्या 7 में अपन पदाधिकार की जब परिभाषा पढ़ रहे थे तो क्या कहा था कि जब एक व्यक्ति को किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति का उस पद पे क्या हो जाता है? पदाधिकार होता है। तो पदाधिकार कब प्राप्त होता है? जब स्थायी नियुक्ति होती है और स्थायी व्यक्ति को यानी परमानेंट कर्मचारी को स्थायी पद पर जब नियुक्ति कर दी जाती है तो उस पद पर उस व्यक्ति को पदाधिकार प्राप्त हो जाता है। ये तो अपना परिभाषा पढ़ के आए थे। अब पदाधिकार की मूलभूत शर्तें क्या क्या है? अब अपन यहाँ पे शॉर्ट में एक एक को पढ़ेंगे कि स्थायी एक स्थायी पद पर एक व्यक्ति, स्थायी रूप से एक पद पर एक ही व्यक्ति को लगाया जाएगा। एक पद पर स्थायी रूप से 2 व्यक्तियों को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि 2 पदों पर एक व्यक्ति को स्थायी रूप से नहीं लगाया जा सकता, यानी कि एक स्थायी पद और एक व्यक्ति। ये तो दोनों शुरू के दोनों पॉइंट्स का सार हुआ। एक व्यक्ति एक स्थायी पद। अस्थायी नियुक्ति के अलावा एक व्यक्ति को 2 पदों पर भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती। एक स्थायी व्यक्ति को स्थायी नियुक्ति एक पद पर ही मिलेगी। और तीसरा पॉइंट क्या है? किसी एक का पदाधिकार है, किसी एक व्यक्ति का पदाधिकार है तो दोस्तों उस पदाधिकार वाले पद पर एक व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति हो सकती है। तो जिसकी एक व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति है उसको पदाधिकार प्राप्त है तो उस पद पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती। स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं की जा सकती दोस्तों, अस्थायी रूप से नियुक्ति की जा सकती है। स्थायी रूप से उस पद पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको नियम संख्या 14 समझ में आया होगा। और फिर भी अपन इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों एक पद है किसका? जूनियर अकाउंटेंट का। जयपुर में
कहाँ पे है? जयपुर में। राम नाम का व्यक्ति है, वो कहाँ पे है? यहाँ पे स्थाई है। स्थाई कर्मचारी लगा हुआ है। स्थाई कब होगा? 2 वर्ष का। दो वर्ष का प्रोबेशन प्रशिक्षण पूर्ण कर चुका है। दोस्तों जापान ये पहले पढ़ के आए कि प्रोबेशन अवधि में व्यक्ति स्थायी नहीं होता है। स्थायी रूप से कब होता है? जब वो 2 वर्ष का प्रोबेशन प्राधिकार प्राप्त कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, तो वो कर्मचारी क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। अब राम ने क्या कर रखा है? जूनियर अकाउंटेंट के पद पे जयपुर पे नियुक्ति कर रखी है इसकी। स्थायी कर्मचारी है, यानी कि जो पक्की भर्ती संविदा पे भर्ती अलग निकलती है, आप सबको पता होगा दोस्तों। अभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में संविदा पर लगाए हैं कुछ कर्मचारी 1 वर्ष के लिए। उनका स्थायी पदों का कोई समय सीमा नहीं होती, अपन ऐसी परिभाषा पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों संविदा पे जिन पदों पे लगाया जाता है उन पे उनकी कर्मचारियों की नौकरी करने की भी समय सीमा होती है। 1 वर्ष के लिए संविदा पे लगाया गया है, बाद में उसको बढ़ा दिया जाए वो बात अलग है, बाद में उनको स्थायी कर दिया जाए वो भी बात अलग है। लेकिन दोस्तों स्थायी कर्मचारी है तो अब जो जूनियर अकाउंटेंट की आपकी भर्ती होने वाली है, तो सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से दोस्तों आपको स्थायी कर्मचारी लगाया जाना है। इसके लिए भर्ती हो रही है। तो ये दोस्तों ये क्या हुआ? जूनियर अकाउंटेंट है, कहाँ पे है? जयपुर में है, राम है, स्थायी कर्मचारी है और 2 वर्ष का पर प्रोबेशन प्रशिक्षण पूरा कर चुका है, यानी कि स्थायी कर्मचारी हो गया। अब ये जो पद है जयपुर में जूनियर अकाउंटेंट का एक पद है, ये पद कैसा है? स्थायी पद है दोस्तों। ये स्थायी पद जो राज्य सरकार सर्जित करती है वो एक निर्धारित समय सीमा के लिए करती है, और स्थायी पद होते हैं वो परमानेंट होते हैं, इनकी कोई समय सीमा नहीं होती। तो ये एक स्थायी पद पर है। अब दोस्तों क्या इसकी शर्तें क्या है यहाँ पर? इसके पद पर जब तक ये स्थायी रूप से लगा हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी रूप से नहीं दोस्तों, किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक ये व्यक्ति यहाँ पे स्थायी पद पे है, स्थायी रूप से राम यहाँ पे नौकरी कर रहा है, जयपुर में स्थायी कर्मचारी है, तो अन्य व्यक्ति को स्थायी रूप से यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। एक बात तो ये हो गई दोस्तों, एक पद है तो एक ही व्यक्ति यहाँ पे स्थायी रूप से कार्य करेगा, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा दोस्तों एक पद पे एक ही व्यक्ति होगा ना, एक पद पे एक ही व्यक्ति स्थायी होगा। और अब ये राम है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है दोस्तों? एक व्यक्ति को एक ही पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है और एक पद पर एक ही व्यक्ति होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है दोस्तों? एक अलवर में क्या है? एक पद खाली और है, जूनियर अकाउंटेंट। तो दोस्तों राम की नियुक्ति 2 पदों पर स्थायी रूप से नहीं की जा सकती। दोस्तों हो सकता है राम को जयपुर में नियुक्ति कर रखी है उसकी, तो अलवर में एक पद और खाली है, तो दोस्तों 2 पदों पर एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं हो सकती। अब रही बात अस्थायी नियुक्ति की, तो दोस्तों ये तो अपनी मूलभूत शर्तें हो गई कि एक पद पर एक व्यक्ति कार्य करेगा स्थायी रूप से। सीधे शब्दों में समझें दोस्तों, 2 लाइन में अपन एक लाइन में दोस्तों इसको नियम को समझते हैं। पर पदाधिकार की मूलभूत शर्त क्या है दोस्तों? पदाधिकार की मूलभूत शर्त यह है कि एक पद पे एक ही व्यक्ति स्थायी रूप से नौकरी करेगा। किसी अन्य व्यक्ति का एक पद पे पदाधिकार है, यानी कि स्थायी रूप से लगा हुआ है, तो वहां पे दूसरा कर्मचारी स्थायी रूप से नहीं लगेगा। ये तो अपना नियम हो गया एक लाइन में। लेकिन दोस्तों अस्थायी रूप से,
अब दोस्तों राम जयपुर में है और इसको डेपुटेशन पे प्रतिनियुक्ति पे अलवर में लगा दिया जाएगा, तो इसका पदाधिकार तो दोस्तों जयपुर में ही रहेगा। स्थायी रूप से पदाधिकार इसका कहाँ पे होगा, जयपुर रूप में ही रहेगा। और ये प्रतिनियुक्ति पर आता है यानी डेपुटेशन पे आता है तो इसको है स्थायी नियुक्ति है वो, अस्थायी नियुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों पदाधिकार तो उसको एक ही पद पे है, तो दोस्तों एक कर्मचारी एक ही पद पर स्थायी नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये डेपुटेशन पे अगर यहाँ आ जाता है नलवर तो इसकी अस्थायी नियुक्ति है, और अस्थायी नियुक्ति के मामले में उसको एक ही पद पे पदाधिकार है, उसका पद जयपुर वाले पद पे ही उसका पदाधिकार बना रहेगा। यहाँ पे उसकी अस्थायी नियुक्ति है, यहाँ पे पदाधिकार नहीं होगा। यहाँ पे जब भी कोई कर्मचारी अन्य कर्मचारी की सरकार स्थायी नियुक्ति करेगी तो उसको वापस से कहाँ जाना पड़ेगा, जयपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पदाधिकार नहीं है। स्थायी नियुक्ति उसकी जयपुर है, यहाँ पे तो अस्थायी रूप से लगा हुआ था। तो दोस्तों स्थायी रूप से एक पद पे एक कर्मचारी लगेगा, और एक से अधिक पदों पर एक कर्मचारी को स्थायी नहीं लगाया जा सकता। इसको जयपुर भी अलवर भी दोनों जगह स्थायी नहीं लगाया जा सकता। और तीसरी बात क्या थी अपनी कि दोस्तों किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक पद पर पदाधिकार है तो उस पर दूसरे व्यक्ति को स्थायी रूप से नहीं लगाया जा सकता। सीधे शब्दों में एक लाइन में याद कर लें। समझ में आया तो बहुत अच्छा है, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आए तो एक लाइन में याद रख लेना। एक कर्मचारी का एक पद पर स्थायी रूप से नौकरी कर सकता है, दूसरे पद पर स्थायी रूप, तो एक से अधिक पदों पर एक कर्मचारी स्थायी रूप से नौकरी नहीं कर सकता। और एक पद पर किसी कोई व्यक्ति स्थायी रूप से लगा हुआ है तो जब तक उस व्यक्ति का उस पद पे स्थायी पदाधिकार होगा तो अन्य व्यक्ति को वहां पे नहीं लगाया जा सकता। बस तो ये दोस्तों नियम संख्या 14 होगा, अपन ने खूब डिटेल में देखा। अब नियम देखेंगे 15। नियम 15 क्या कहता है दोस्तों, पदाधिकार का अर्जन के संबंध में है, यानी कि पदाधिकार प्राप्त करने के संबंध में है। पदाधिकार अर्जित कैसे होगा, तो दोस्तों अपन ने पदाधिकार के बारे में 3 पॉइंट अपन पढ़ के आए हैं। पहला क्या पढ़ा, नियम संख्या 14, 2 पॉइंट पढ़े हैं, सॉरी। जो पहला पढ़ा था पदाधिकार की मूलभूत शर्तें, और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अपन 14 में, क्या 15 में क्या पढ़ रहे हैं, नियम संख्या 15 में पढ़ रहे हैं पदाधिकार का अर्जन। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे आप एक पेज पे इन पूरे नियमों को लिख लो और उनके हेडिंग लिख लो और एक एक को याद कर लो क्रम से, ताकि आपको आपका आधी परेशानी दूर हो जाएगी। ये मान लेना अगर आपने ऐसे नियम और हेडिंग याद कर लिए तो दोस्तों ये मान के चलना कि आपका 50% तैयारी हो गई। उसके अलावा अंदर का मैटर को अगर आपने समझ लिया तो याद करने में आपको परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों पदाधिकार का अर्जन का एक पदाधिकार का अर्जन कैसे होता है दोस्तों, एक व्यक्ति अर्जन यानी प्राप्त करना। एक व्यक्ति अपन पहले भी पढ़ के आए हैं, जब परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें भी वही बात आती थी। एक व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है, स्थायी पद पर क्या कर दिया जाता है, स्थायी नियुक्ति। एक व्यक्ति का चयन कर लिया गया, आप जूनियर अकाउंटेंट में चयन हो जाएगा। आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन जैसे ही पूरा करोगे, 2 वर्ष का प्रशिक्षण की अवधि आपकी जैसे ही पूरी करोगे, फिर आप स्थायी पद पर स्थायी नियुक्ति हो जाएगी आपकी। तो एक व्यक्ति का चयन करने पर स्थायी पद पर स्थायी नियुक्ति पर प्राप्त होने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पदाधिकार।
उस पद पर जिस पर आप नौकरी कर रहे हो उस पर आपको स्थायी पदाधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो पदाधिकार का अर्जन का पहला पॉइंट हो गया। अब आपका पदाधिकार, अब आपका राम है दोस्तों, कहाँ पे नियुक्त था ये? अपने पास जयपुर में नियुक्त था दोस्तों। किस पद पे? जूनियर अकाउंटेंट के पद पर राम जयपुर में नियुक्त है दोस्तों। अब दोस्तों राम का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। कहाँ पे दोस्तों? अलवर में। किस पद पे? जूनियर अकाउंटेंट के पद पे ही होगा दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट है तो। यहाँ पे ट्रांसफर हो गया यहाँ से राम का, जयपुर से जूनियर अकाउंटेंट के पद पर राम कार्य कर रहा था एक पद पर। तो यहाँ पे क्या था? ये कर्मचारी स्थायी था। अब इसका ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? राम का अलवर ट्रांसफर कर दिया जूनियर अकाउंटेंट के पद पर। और तो ट्रांसफर जब हो गया तो दोस्तों यहाँ पे इसको स्थायी रूप से आदेश जब जारी किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है आदेश में कि राम नामक व्यक्ति को जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत, जो जयपुर में इस ब्रांच में कार्यरत है, उसको अलवर इस ब्रांच में स्थायी रूप से उसका स्थानांतरण किया जाता है, यानी कि इसको यहाँ से हटा के यहाँ स्थायी लगाया जाता है। अगर एक कर्मचारी को यहाँ से हटाकर यहाँ स्थायी अलवर में स्थायी लगा दिया गया तो दोस्तों यहाँ से उसका स्वैत पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। दोस्तों एक पद पे एक व्यक्ति का पदाधिकार रह सकता है, तो दो पदों पे स्थायी रह नहीं सकता। तो दोस्तों जब इसका स्थायी रूप से इसको राज्य सरकार ने यहाँ लगाने के आदेश जारी कर दिए तो यहाँ से स्थायी हट गया, यहाँ से इसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो अपना दूसरा पॉइंट नियम संख्या 7 का यही है। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट तो वही पदाधिकारी की परिभाषा के रूप में था, एक व्यक्ति का चयन स्थायी पद पर स्थायी नियुक्ति कर दी जाती है तो उसको पदाधिकार प्राप्त हो जाता है। तो एक व्यक्ति अन्य पद पर पदाधिकार प्राप्त करने पर, अन्य पद पर दोस्तों यहाँ पे राम ने अन्य पद पर स्थायी नियुक्ति हो गई तो यहाँ पे पदाधिकार प्राप्त हो गया। तो अन्य पद पर पदाधिकार प्राप्त करने पर क्या होगा? पूर्व पद से पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। पूर्व पद से पदाधिकार समाप्त हो जाएगा, ये अपन ने यहाँ से समझ लिया। तो नियम संख्या 15 भी अपन ने समझ लिया। अब नियम संख्या 16 देखेंगे। पदाधिकार कब बना रहेगा? दोस्तों पदाधिकार कब कब कौन कौन सी परिस्थितियों में पदाधिकार बना रहेगा, ये दे रखा है नियम संख्या 16 में। इसमें दे रखा है दोस्तों तो निम्न परिस्थितियां कहें या स्थितियां कहें, निम्न परिस्थितियों या स्थितियों में पदाधिकार निम्न परिस्थितियों या स्थितियों में क्या बना रहेगा? पदाधिकार बना रहेगा। तो वो स्थिति या परिस्थितियां पहले देखते हैं अपन। उस पद पर कार्य कर रहा हो तो अपन एक पॉइंट पढ़ा था, जूनियर अकाउंटेंट था।
कहाँ पे अपॉइंटेड था? जयपुर में अपॉइंटेड था। नाम क्या था? राम था। अब इसको दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये स्थाई लगा है। स्थाई लगा तो यहाँ पे इसको के पास क्या है? पदाधिकार है। तो दोस्तों इसी पद पे जब तक ये कार्य करता रहेगा तो यहाँ पे इसको पदाधिकार बना रहेगा। तो पदाधिकार कब कब बना रहेगा? पहला पॉइंट तो हो गया, उस पद पर कार्य कर रहा है, उस पद पर कार्य कर रहा हो जिस पर उसको लगाया गया है। दूसरा दूसरा कहता है विदेशिक सेवा में। दोस्तों प्रतिनियुक्ति का अर्थ होता है डेपुटेशन इंग्लिश में। प्रतिनियुक्ति का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? डेपुटेशन होता है। विदेशिक सेवा में किसी को प्रतिनियुक्ति पर डेपुटेशन पे लगाया है तो उसके संबंध में भी पदाधिकार के संबंध में देखेंगे तो नियम संख्या 16। पदाधिकार कब कब बना रहता है दोस्तों? निम्नलिखित परिस्थितियों में पदाधिकार बना रहता है जब वो उसी व्यक्ति वो उसी पद पर कार्य कर रहा हो, विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हो, तब भी दोस्तों पदाधिकार बना रहेगा। इसका कारण क्या है इसको भी समझिएगा। दूसरे पॉइंट का भी कारण समझिएगा। जूनियर कौन था दोस्तों? जूनियर अकाउंटेंट था। राम था अपना। कहाँ पे नियुक्त था? जयपुर में नियुक्त है। कैसी है इसकी नियुक्ति? स्थायी है। तो ये दोस्तों जब इसकी नियुक्ति स्थायी है तो इसको क्या प्राप्त है? पदाधिकार। जहाँ स्थायी आ गया वहां पदाधिकार तो होगा ही। तो दोस्तों अब इसने क्या कर लिया, ये इसने इसको क्या कर लिया, इसको डेपुटेशन पर प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति का मतलब एक तरह से डेपुटेशन पर यानी कि अस्थायी रूप से होता है। अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर यह कहाँ चला गया? अमेरिका। विदेश सेवा में नौकरी करने चला गया। दोस्तों भारत के बहुत सारे लोग विदेश सेवा में नौकरी करते हैं। विदेश सेवा में दोस्तों वहाँ पे एक देश से अपन दूसरे देश के अपने व्यापार चलते हैं। तो दोस्तों व्यापार चलते हैं तो जिस प्रकार से वहाँ पे एक दूसरे देश से संवाद करने के लिए एक दूसरे देश से तालमेल बना रहे, उसके लिए दोस्तों वहाँ पे अपने बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। वहाँ पे ये व्यक्ति क्या चला गया? प्रतिनियुक्ति पर। प्रतिनियुक्ति का मतलब है डेपुटेशन। डेपुटेशन पे यानी कि अस्थायी रूप से चला गया। डेपुटेशन का अर्थ आपको समझना हो, आपके आसपास कोई शिक्षक हो, कोई भी कर्मचारी हो, उससे पूछ लेना डेपुटेशन क्या होते हैं। दोस्तों अपने राज्य के अंदर अपने जिले के अंदर भी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शिक्षक डेपुटेशन पे नौकरी करते हैं। एक पुलिस कांस्टेबल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेपुटेशन पे नौकरी करता है यानी कि प्रतिनियुक्ति पे नौकरी करता है, यानी कि उसका स्थायी नियुक्ति तो कहीं अन्य होती है लेकिन एक वर्ष के लिए वो डेपुटेशन पे चला गया यानी कि डेपुटेशन पे दूसरे विद्यालय में लग गया। तो इस प्रकार से प्रतिनियुक्ति पर अमेरिका चला गया व्यक्ति, स्थायी पद पे यहाँ पे था। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या जा रहा है? स्थायी रूप से नियुक्ति हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्राप्त नहीं होगा? पदाधिकार। पदाधिकार प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा ना, पदाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो स्थायी नियुक्ति जहाँ पे उसको वहीं पे पदाधिकार इसका क्या रहेगा? बना रहेगा। तो पदाधिकार कब कब बना रहेगा? विदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति जाने पर भी पदाधिकार बना रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं अपन। तीसरा, किसी व्यक्ति का पदाधिकार कब बना रहेगा? तीसरा पॉइंट है
किसी दूसरे पद पर अस्थायी अथवा कार्यवाहक किसी दूसरे पद पर दोस्तों अस्थायी रूप से कर्मचारी चला गया तो भी पदाधिकार बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों अस्थायी के साथ पदाधिकार नहीं चलता, पदाधिकार स्थायी के साथ चलता है। तो जहाँ पे व्यक्ति की स्थायी नियुक्ति होती है पदाधिकार वहीं पे बना रहता है। तो दूसरे पद पर अस्थायी रूप से कार्यवाहक रूप से कार्य करने पर, अब इसको भी आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जूनियर अकाउंटेंट था अपना, कौन था, राम था, कहाँ पे था, जयपुर में था, स्थायी रूप से नियुक्त था। तो जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट था, राम था अपना, और स्थायी रूप से कहाँ पे नियुक्त था, जयपुर में था और स्थायी था, तो दोस्तों उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, पदाधिकार। जहाँ पे स्थायी नियुक्ति आ गई वहां पे पदाधिकार आ जाता है। तो पदाधिकार जयपुर में, इसको इसको अलवर जाने की बहुत लगी रहती है, तो ये अलवर गया। अस्थायी रूप से अलवर लगा दिया इसको, तो इसका अस्थायी रूप से यहाँ पे लगा दिया। 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति जब की जाती है उसकी एक समय सीमा होती है कि आपको 1 वर्ष तक अलवर में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। यानी कि आपको 1 वर्ष तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है का मतलब है 1 वर्ष तक आपको अलवर में नौकरी करनी है, उसके बाद वापस से आपके जिस पद पे आप स्थायी लगे हुए हो वहीं पे जाना है। तो पदाधिकार यहीं पे बना रहेगा, इसका पदाधिकार यहीं पे बना रहेगा। यानी कि ये अलवर में अस्थायी रूप से कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन इसके इस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी रूप से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अपन अभी पढ़ के आए हैं कि एक पद पर एक ही कर्मचारी स्थायी हो सकता है। तो स्थायी ये यहीं पे बना रहेगा और उसका पदाधिकार यहीं पे बना रहेगा। तो दूसरे पद पर अस्थायी रूप से कार्यवाहक के रूप में कार्य करने पर दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा किसी कर्मचारी का, किसी एसडीएम का, किसी तहसीलदार का, किसी ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है, ऑफिसर का क्या हो जाता है, पद खाली हो जाता है कहीं पे। मान लीजिए कार्यवाहक के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जयपुर में क्या है, मान लीजिए कोई तहसीलदार, कहाँ पे दो नियुक्त है दोस्तों, अलवर। अलवर में कोई तहसीलदार नियुक्त है दोस्तों, और इस तहसीलदार का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण हो गया तो दोस्तों ये कहाँ चला गया, जयपुर चला गया। अब ये पद था, स्थानांतरण हो गया तो स्थाई, यहाँ पे स्थाई लगा दिया, यहाँ से हटा के इसको, तो ये पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, खाली हो गया अलवर के तहसीलदार का। तो दोस्तों यहाँ पे अलवर के पास में ही कोई और जगह है, मान लो मालाखेड़ा है, कोई मालाखेड़ा में क्या लगा हुआ है, तहसीलदार। तो दोस्तों ये मालाखेड़ा में तहसीलदार लगा हुआ है, इसको क्या कह दिया गया कि कार्यवाहक, कार्यवाहक रूप में कहाँ लगा दिया, अलवर लगा दिया। इसका मतलब ये कम मालाखेड़ा में तो इसका स्थायी पद है ही, स्थायी पद जिसपे नियुक्ति है, इसका पदाधिकार प्राप्त है ही, लेकिन इसके अलावा ये कार्यवाहक रूप में, यानी कि जब तक कोई तहसीलदार अलवर के पद पर नियुक्त नहीं होता तब तक कार्यवाहक के रूप में इसको लगाया गया। इसका मतलब ये यहाँ पर भी कार्य करेगा, यानी यहाँ मालाखेड़ा का भी कार्य संभालेगा और तहसीलदार अलवर का भी कार्य संभालेगा, जब तक यहाँ पे कोई स्थायी रूप से नियुक्त नहीं कर दिया जाता है। तो कार्यवाहक रूप में नियुक्ति हो गई, एक साथ 2 पदों पर हो गई, लेकिन दोस्तों स्थायी रूप से एक साथ 2 पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा अपन अभी पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर तो स्थायी है, यहाँ पर क्या है, अस्थायी है। जब तक एक कोई कर्मचारी नहीं आता तब तक यहाँ अस्थायी है। तो दोस्तों तो इस प्रकार से कार्यवाहक रूप में लगा दिया तो भी पदाधिकार बना रहता है, तो अपने इसके मूल पद पे पदाधिकार इसका बना रहेगा। तो अपन ने ये अगला पॉइंट भी समझा।
अब अगला पॉइंट है दोस्तों, दूसरे पद पर कार्य ग्रहण अवधि में भी पदाधिकार उसी पद पे क्या बना रहेगा किसी व्यक्ति का। दूसरे पद पर कार्य ग्रहण अवधि में भी अपन नियम संख्या 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि पदाधिकार कब कब बना रहेगा। दूसरे पद पर कार्य ग्रहण अवधि में भी उसका पदाधिकार बना रहेगा। यानी कि दोस्तों कोई जयपुर था और उसका कहाँ लगा दिया गया दोस्तों, बीकानेर। जयपुर व्यक्ति नौकरी कर रहा था, राम था, स्थायी था और पदाधिकार था। स्थायी था तो दोस्तों पदाधिकार भी होगा उसको। तो इसको कहाँ पे लगा दिया, बीकानेर कर दिया, इसका ट्रांसफर कर दिया, इसको बीकानेर भेज दिया। क्या कर दिया गया, स्थानांतरण। यानी कि यहाँ से हटा के इसको स्थायी नियुक्ति आपकी, ऐसे आदेश पारित हो गए कि आपको जयपुर के स्थान पर आपको बीकानेर में स्थायी रूप से इस कार्यालय में लगाया जाता है। इस प्रकार से आदेश पारित हो गए तो स्थायी रूप से यहाँ लगा दिया इसको स्थायी। तो दोस्तों इसका पदाधिकार कहाँ हो गया, बीकानेर हो गया। लेकिन दोस्तों दूसरे पद पर कार्य ग्रहण, दोस्तों जयपुर से बीकानेर जाने के लिए उसको 1 दिन का समय चाहिए। परिवार भी रहता होगा, उसको ले जाएगा, वहां पे मकान देखेगा, सारी व्यवस्थाएं करेगा, यहाँ पे मकान खाली करेगा, आम सामान ले जाएगा। तो पूरी व्यवस्था में इसको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए कार्य ग्रहण अवधि दी जाती है जब किसी व्यक्ति का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो दूसरे स्थान पर उसको जा करके व्यवस्थाएं अपनी सेट करने के लिए क्या दी जाती है, कार्य ग्रहण अवधि। अपन पहले पढ़ के आए कि कार्य ग्रहण अवधि की 5 दिन की कार्य ग्रहण अवधि दी जाती है। यानी कि 5 दिन के अंदर आपको और दूसरे पद पर जाके ज्वाइन करना है। तो 5 दिन में कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 दिन में आप पहुंच गए, व्यवस्था होगी आपकी तो 4 दिन में कर लो, 3 दिन में होगी 3 दिन में कर लो, 2 दिन में होगी 2 दिन में कर लो, उसी दिन कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कार्य ग्रहण अवधि है, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ से तो क्या होके जाएगा, यहाँ से चलने पर ये क्या होके जाएगा, पद मुक्त। ये पद मुक्त होके जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पदभार ग्रहण, तो ये मान लो 5वें दिन अगर ये कार्य ग्रहण अवधि इसको 5 दिन की मिली है, 5 दिन में आप ज्वाइन करें, तो ये 5वें दिन क्या करता है, पद ग्रहण करता है। या फिर क्या करता है, पद ग्रहण करता है। ये 5वें दिन पद ग्रहण करता है। तो दोस्तों ये 5वें दिन जाके ये पद ग्रहण करता है। तो दोस्तों 5 दिन तक यहाँ से तो कार्य मुक्त हो गया। 5 दिन तक इसका पदाधिकार किस पद पे होगा, यहाँ पे स्थायी था, यहाँ पे स्थायी रूप से नियुक्त होने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो इसके अभी साइन ही नहीं हुई है, ये पहुंचा ही नहीं है। तो इसका जब तक ये पदभार नहीं ग्रहण कर लेता, जब तक पद बार ग्रहण नहीं कर लेता यहाँ पे, तब तक इसका पदाधिकार यहीं पे बना रहेगा, जयपुर में ही बना रहेगा। यानी कि दोस्तों इसको कार्य ग्रहण दिवस 5 दिन दिया गया है। तो इस 5 दिन में से भी ये ट्रांसफर के आदेश आने के बाद 4 दिन तक यहाँ पर भी ड्यूटी पे आ सकता है ये चाहे तो। यानी कि यहाँ पर जब तक ये यहाँ पर पदभार ग्रहण नहीं करेगा, पदाधिकार बना रहेगा। तो कब कब पदाधिकार बना रहेगा, दूसरे पद पर कार्य ग्रहण अवधि में भी पहले पद पर पदाधिकार बना रहेगा। ये हो गया अगला पॉइंट अपना। तीसरा अगला पॉइंट, इससे अगला पॉइंट है, लेकिन यदि दोस्तों कार्य ग्रहण अवधि के मामले में यदि इसका ट्रांसफर नहीं करके और इसका क्या कर दिया गया, पदावनत कर दिया गया। पदावनत किसे कहते हैं दोस्तों, पदावनत कहते हैं जब किसी व्यक्ति को उच्च पद से नीचे के पद पे लगा दिया जाए, कनिष्ठ पद पे।
तो दोस्तों इसका जिस दिन ये यहाँ पे पद मुक्त होगा उसी दिन इसका कार्यभार पद ग्रहण अवधि के दिन ही इसका क्या हो जाएगा, पदाधिकार यहाँ से समाप्त हो जाएगा उसी दिन। अगर कनिष्ठ नीचे के पद पे लगाया है तो उसका पहले दिन से यहाँ पे पद मुक्त होते ही यहाँ पे बीकानेर में इसका क्या हो जाएगा, पदाधिकार हो जाएगा। नीचे के पद के मामले में थोड़ा उल्टा है, ये अपवाद है। तो दोस्तों ये तो अपन ने देख लिया। अवकाश की अवधि में अवकाश की अवधि में दोस्तों जब कोई व्यक्ति अवकाश पर गया हुआ है तो दोस्तों उसका उसी पद पे जिस पे वो नौकरी कर रहा है तब भी पदाधिकार बना रहता है। और अगला पॉइंट है निलंबन। दोस्तों निलंबन अवधि में क्या होता है दोस्तों, वेतन बंद हो जाता है। निलंबन अवधि में क्या होता है, किसी मामले में उस कर्मचारी को के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई लापरवाही के मामला सामने आता है तो जांच की जाती है। जब तक जांच की जाती है तो तब तक उसका वेतन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको तनख्वाह नहीं मिलती। और जांच चलती है तब तक वो अपने कहाँ पे रहता है, घर रहता है। कहाँ रहता है, घर रहता है। तो जो सो निलंबन की अवधि में भी उसका क्या बना रहेगा, पदाधिकार बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, अपन कब कब पदाधिकार बना रहेगा ये पढ़ रहे हैं। अवकाश की अवधि में बना रहेगा, विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति में भी बना रहेगा, अपन पढ़ के आए हैं। निलंबन की अवधि में भी पदाधिकार बना रहेगा। दूसरे पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से लगा हुआ है तो भी पदाधिकार बना रहेगा, अवकाश में भी बना रहेगा। जब वो पद पर कार्य कर रहा है तो भी पदाधिकार बना रहेगा। अब अगला पॉइंट था निलंबन की अवधि में पदाधिकार बना रहेगा क्योंकि इस मामले में जांच होगी। तो जांच होगी तो तब तक उसका वेतन बंद हो जाता है, घर पर रहता है, तो पदाधिकार इस पद पे क्या होगा, बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, जब क्यों कारण इसका ये है कि दोस्तों जांच में या तो वो दोषी पाया जाएगा या फिर वो निर्दोष पाया जाएगा। दोस्तों दोषी पाया जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त। बर्खास्त कर दिया जाएगा उसको, यानी कि हटा दिया जाएगा। अगर हटा दिया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जांच का पीरियड जब तक चलेगा, जांच जब तक चलेगी तब तक तो उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता, दोषी पाया जाएगा तभी किया जाएगा। तो जब तक इसके जांच चलती रहेगी यानी कि निलंबन अवधि में जब तक वो रहेगा तब तक उसका पदाधिकार बना रहेगा। अगर उसको निर्दोष पाया गया तो जांच का जब रिजल्ट आएगा तो उस अवधि तक वो अपने पद पर बना रहेगा। और अगर वो निर्दोष पाया गया तो उसकी वापस से क्या होगी, नियुक्ति होगी। और नियुक्ति होगी तो भी उसका यहाँ पे पदाधिकार बना रहेगा। तो निलंबन अवधि में पदाधिकार बना रहता है, जब तक जांच होकर उसको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता तब तक निलंबन अवधि में भी पदाधिकार बना रहता है। तो दोस्तों अपन ने एक एक नियम करके तीनों नियम देख लिए। अब दोस्तों पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको क्विकली तीनों नियमों का रिवीजन कराऊंगा। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, चारों पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये तो आपन ने एक एक नियम को समझ लिया। अब अपन ने एक एक नियम का क्विकली रिवीजन करेंगे और शॉर्ट में करेंगे कि आपको याद कितनी बातें रखनी है, समझ में कितना आया कितना नहीं। तो पदाधिकार की मूलभूत शर्त क्या है, आपको तो एक सीधे शब्दों में एक बात याद रखनी है, स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति है तो एक पद पे एक ही व्यक्ति स्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है।
कि किसी एक व्यक्ति को अगर किसी एक पद पे स्थायी रूप से नियुक्त किया जा रखा है तो उस पद पर दूसरे व्यक्ति को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर दूसरे व्यक्ति को उस पर स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता तो दूसरे व्यक्ति को अन्य व्यक्ति को पदाधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को दो पदों पे भी स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये तो हो गई मूलभूत शर्त पदाधिकार की। अब पदाधिकार का अर्जन, जब किसी व्यक्ति को एक पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको उस पद पर पदाधिकार प्राप्त हो जाता है। अन्य व्यक्ति को पदाधिकार किसी पद पे प्राप्त है यानी कि वो स्थायी रूप से लगा हुआ है वहां पे, तो दोस्तों वहां पे दूसरे एक पद पे एक ही व्यक्ति स्थायी रूप से लग सकता है, तो दूसरे व्यक्ति को वहां पे पदाधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। पदाधिकार का अर्जन में आप क्या याद रखेंगे, एक व्यक्ति का चयन हो जाता है स्थायी पद पर स्थायी नियुक्ति तो उसको पदाधिकार प्राप्त हो जाता है। अन्य स्थान पर अगर उस व्यक्ति को पदाधिकार प्राप्त हो गया तो पूर्व पद से उसका पदाधिकार समाप्त हो जाएगा। ये दो लाइन इसमें याद रखेंगे। तीसरा क्या है, पदाधिकार कब कब बना रहेगा। दोस्तों फेयर स्लाइड में अपनी काम की लाइन ही लिखी हुई है, या तो समझाने के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया। पदाधिकार कब कब बना रहेगा, जब वह व्यक्ति उस पद पर कार्य कर रहा है तो उसमें पदाधिकार बनाए रहेगा। विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति पर गया यानी कि प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति पर गया, नियुक्ति पर नहीं गया, प्रतिनियुक्ति पर गया यानी कि अस्थायी रूप से गया है तो उसका पदाधिकार उस पद पे बना रहेगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दूसरे पद पर अस्थायी रूप से या कार्यवाहक के रूप में लगाएंगे तो भी उसका पदाधिकार क्या रहेगा, बना रहेगा। अगला पॉइंट, दूसरे पद पर कार्य ग्रहण अवधि में, दूसरे पद पर कार्य का ग्रहण अवधि है तब भी उसका पूर्व पद पे पदाधिकार बना रहेगा। और इसके अलावा अवकाश की अवधि में भी उसका पदाधिकार बना रहेगा। छुट्टी पे गया है तो पदाधिकार समाप्त थोड़ी होगा, जैसे ही छुट्टी से लौटेगा तो वो वहां पे कार्य करेगा। निलंबन अवधि में, उसके निलंबन अवधि में उसका वेतन बंद हुआ है उसको अस्थायी रूप से हटाया जाता है निलंबन अवधि में। जब तक उसके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती, तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक उसका पदाधिकार बना रहेगा। जांच पूरी होने के बाद अगर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है तो पदाधिकार समाप्त। तो निलंबन अवधि जो चलेगी उसकी, जांच पूरी हो जाने के बाद तो निलंबन थोड़ी रहेगा, या तो उसको नियुक्त किया जाएगा या बर्खास्त किया जाएगा। तो निलंबन अवधि केवल रहती है जब तक जांच चलती है। तो जब तक निलंबन अवधि में उसको उसका पदाधिकार बना रहेगा। तो ये तो अपन ने एक एक करके पॉइंट समझे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके अपने नियम संख्या 16 में पदाधिकार कब बना नहीं रहेगा, तो इसमें दो अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, एक कनिष्ठ पद पर स्थानांतरण का पदभार ग्रहण अवधि में भी बना रहेगा पदाधिकार जब तक दूसरे पद पे जाके वो ज्वाइन नहीं कर लेता। लेकिन अगर उसका प्रमोशन होने की बजाय वो नीचे के पद पे लगा दिया, जो अकाउंटेंट था, लेखाकार था, लेखाधिकारी था, और उसको जूनियर अकाउंटेंट बना दिया यानी कि उसका डिमोशन कर दिया। क्यों कर दिया, कार्य में लापरवाही कर रहा था। तो राज्य सरकार का अधिकार है उसका कि पदावनति भी कर सकती है और पदोन्नति भी कर सकती है। तो उसको पदावनत कर दिया यानी कि नीचे के पद पे लगा दिया, तो उसका तुरंत कार्यभार समाप्त होते ही कार्य ग्रहण अवधि में उसका दूसरे पहले पद से पदाधिकार तुरंत समाप्त हो जाएगा। वो अपवाद हो गए। दूसरा अपवाद क्या है, एक अपवाद ये है कि नियम संख्या 16 क्या था अपना कि कब कब पदाधिकार बना रहेगा। तो दोस्तों नियम, जब तक नियम संख्या 17 और नियम संख्या 19 के तहत, जो अपन आगे पढ़ेंगे, नियम संख्या 17 और 19 के तहत उस व्यक्ति का निलंबन नहीं कर दिया जाए या स्थानांतरण नहीं कर दिया जाए तब तक पदाधिकार बना रहेगा। नियम संख्या 17 निलंबन के संबंध में है, पदाधिकार के निलंबन के संबंध में, कर्मचारी के निलंबन के संबंध में नहीं है। और दूसरा स्थानांतरण के संबंध में 19। तो उन दोनों नियमों का मामले में अपवाद है। तो ये हो गया अपने एक एक नियम समझे दोस्तों। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बता देना, स्क्रीनशॉट आपको मिल गए दोस्तों। ऐसे ही एक एक क्लास देखते रहें दोस्तों। आज शाम को आपके लिए दूसरी क्लास लेके आऊंगा। तो दोस्तों मैं ये कह नहीं सकता कि अपने राजस्थान सेवा नियम की आएगी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक रह रहा है जो अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम का, उसकी आएगी, लेकिन एक क्लास शाम को और आएगी। तो दोस्तों कल क्लास नहीं लेके आ पाया उसके लिए धन्यवाद। शाम को जबरदस्त बारिश हो रही थी, उस कारण से दोस्तों नेटवर्क इश्यू था, मैं बना नहीं पाया क्लास। वैसे भी दोस्तों बारिश के समय पे नेटवर्क से जो भी अपन यूज करते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कुछ भी हो, तो उसको यूज भी नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए एक जानकारी के लिए एक बात बता दी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके इसी प्रकार से मेरा उत्साहवर्धन करते रहें।
धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए शानदार क्लासें लेके आ रहा हूँ, एक एक क्लास आराम से समझ में आएगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा राजस्थान सेवा नियम में से, कुछ भी बाहर का मतलब ये एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी आपको यूं के यूं क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।